हाय क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है पढ़ाई वढ़ाई? सब बढ़िया? अरे सर क्या हो गया? अब क्या हो गया भाई? 11th? अच्छा 11th वाले हो यार। टॉपिक कैसा पढ़ रहे हो जो 8वीं 7वीं में पढ़ चुके हो? तो मैंने थोड़ा सोचा थोड़ा छेड़ दूं तुम्हें कि भैया 8th के टॉपिक 11th में पढ़ने पड़ रहे हैं, लेकिन अब क्या करें। खैर, स्वागत है आपका मैथ ब्रेन्स पे। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। स्टूडेंट्स, मैथ ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ जी, तो सर आपने हमें छेड़ा कि हम क्लास 11 के हो गए, क्लास 8 की पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि हम छिड़े नहीं, वो बात और है, वो मुझे पता है, लेकिन मैंने ऐसा इसीलिए बोला क्योंकि आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 को, जो कि मेंसुरेशन चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस, हम सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस, ऐसी प्रॉब्लम जो कि बेस्ड है पेरीमीटर और एरिया के कॉन्सेप्ट पे। इसीलिए छेड़ा जाता है कि आप 7वीं 8वीं के कॉन्सेप्ट को 11वीं में पढ़ रहे हो, लेकिन रिफ्रेश करना मेमोरी को जरूरी है, इसलिए यहां पे इनको पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। 4.1 का पार्ट 1 है ये, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं अपना पहला सवाल, इसके बाद पार्ट 2 ऑब्वियस सी बात है आएगा, और इसके ठीक पहले एक लंबा सा सेशन हमने पहले ही डिलीवर कर दिया जिसमें हमने पढ़ाया है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को और सॉल्व किए हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, तो देख लीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए यहां देखिए, पहला सवाल है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। आपको एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अरे सर पेन तो चला लो तब तो निकालोगे, सॉरी शक्तिमान। तो ये देखिए, ये हमने यहां पे हाईलाइट कर दिया कि आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसकी साइड्स आपको दी हैं। चलिए, अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स मुझे दी हो तो क्या उसका एरिया निकालना मेरे लिए संभव है? बिल्कुल सर। कक्षा 9वीं में हिरोन्स बाबा से हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने ये बताया था कि यदि किसी ट्राइंगल की तीनों, यदि किसी त्रिभुज की ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपको दी हैं तो उसका एरिया निकालना पॉसिबल है। तो पहला पार्ट तो हो गया इजीली, उसमें कुछ खास दिक्कत नहीं आएगी, मतलब अपन सॉल्व करेंगे, पर इन आवर माइंड वी आर श्योर कि हाँ ये हम कर लेंगे। Hence find the length of the altitude corresponding to the shortest side. Okay, hence find बोला। अब देखो hence find का क्या मतलब होगा, पहले यह कार्य कीजिए फिर दूसरे कार्य के रूप में ये वाला काम करना है। तो दूसरा वाला काम भाई बाद में करना है तो उसको बाद में देखेंगे, पहले अपन अपने फर्स्ट वाले काम को खत्म करने का यहां प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए मेरे साथ, निकालना है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो यहां पे आप लिखोगे साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अरे इतना मोटा काहे हो गया भैया, पेन पतले हो जाओ। डाइटिंग वाइटिंग कर ली पेन ने, और ये पेन हो गया पतला, तो साइड्स अब क्लियर विजिबल होगा आपको, है ना। साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या है भैया? तो सर ये है अपनी 34, 20 एंड 42। अगर मैं वो लिखूं डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो a इज इक्वल टू 42, b इज इक्वल टू 34 एंड c इज इक्वल टू 20। चलिए, सबसे बड़े थे सबसे छोटे पे आ गए हम। CM यानी चीफ मिनिस्टर नहीं, सोशल साइंस नहीं है ये, यहाँ पे CM मतलब सेंटीमीटर। चलिए यहाँ देखिए, अब किसी भी ट्राइंगल का यदि आपको एरिया निकालना हो, हिरोन्स फॉर्मूला, सबसे पहले क्या चाहिए उसमें? तो उसमें चाहिए S यानी सेमी पेरीमीटर, विच इज A प्लस बी प्लस सी बाय 2। चलिए ऐड कीजिए इन सबको, तो देखिए यहीं पे 4 और 2 6, ठीक है। उसके बाद 4 और 3 7 और 2 9, तो ये हो गया 96 डिवाइड बाय 2। अब मैं कक्षा 11वीं में आ गया हूं तो मुझे यहां पे तीनों की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हम एक बार में ही सब कुछ लिख सकते हैं तो भी कोई समस्या नहीं आएगी। अब इसको 2 से आप डिवाइड कर रहे हैं तो मेरे भैया 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, तो ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर, इजीली हो गया। हाँ जी सर, चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर ये S आ गया यानी सेमी पेरीमीटर आपको मिल गया, इसके बाद क्या कीजिएगा सर? इसके बाद अपन जाएंगे सीधे सीधे एरिया ऑफ ट्राइंगल पे, जहां पे हमें सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है और आंसर हमें हाथों हाथ मिल जाएगा। चलो तो भैया एरिया का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस बी और S माइनस सी, ये 3 होंगे, है ना। सबको अपन ने छतरी के अंदर ले लिया भैया, बारिश का मौसम है वैसे भी आपको पता ही है। चलिए अब A की वैल्यू आ गई है, यहां पे देखोगे अगर आप तो यहां पे रखोगे वैल्यूज, S वुड बी 48, तो आपने अंदर रखा इसको
कितना 48, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आएगा 48 माइनस 42, फिर आएगा 48 माइनस 34 एंड लास्ट में आएगा 48 माइनस 20। चलो अब एक काम करो, यहां पे थोड़ा सा अपन इसको एक काम करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि अपना सॉल्यूशन इजीली हो सके। तो यहां देखो ए वुड बी, एरिया वुड बी इक्वल टू कितना, तो सर ए वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 48, लगे हाथ माइनस भी कर दो, 48 में से 42 गया तो 6, 34 गया तो कितना हो जाएगा सर, 6 और 8 14, और ये हो जाएगा 28, राइट। मैंने तीनों को माइनस कर दिया भैया, 48 में से 42 गया 6 बचेगा, 48 में से 34 गया 14 बचेगा, 48 में से 20 गया 28 बचेगा। अब इसको थोड़ा सा हम ब्रेक करेंगे इन सिंपल वैल्यूज ताकि हम इसका आंसर निकाल सकें। तो यहां से a हो जाएगा 48 की जगह मैं लिख रहा हूं 8 इंटू 6 इंटू 14 को मैं जानबूझ के ब्रेक नहीं कर रहा क्योंकि उसका पेयर बन सकता है 28 के विभाजन से, ठीक है। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको हर एक को ब्रेक करना है। अब देखो यहां पे मैं एक वैल्यू लिखना भूल ही गया, तो भैया अपने टीचर जैसा भुलक्कड़ नहीं बनना है, आपको सारी वैल्यूज को एकदम ध्यान से लिखना है, अन्यथा आंसर यहां पे आपका गलत हो जाएगा। चलिए, तो मैंने यहां पे जानबूझ के ऐसे ब्रेक किया कि कुछ पेयर मेरे ऑटोमेटिकली बन जाए। फॉर एग्जांपल 48 को मैं 1000 तरीके से ब्रेक कर सकता हूं, 2 से 4 से, लेकिन मैंने जानबूझ के 8 और 6 में ब्रेक किया क्योंकि मुझे 6 का पेयर बनता हुआ दिख रहा है, 14 का भी पेयर बनता हुआ दिख रहा है। और अगर यहां पे हमारे रूट के अंदर, छतरी के अंदर अगर पेयर बन जाए तो उसको आजादी मिल जाती है, तो 6 एक आ जाएगा, 14 एक आ जाएगा, अंदर आपके पास बचेगा 8 इंटू 2 विच इज बेसिकली रूट ऑफ 16, तो उससे भी 4 बाहर आना बिल्कुल पक्का है। तो तब तक हम लोग 14 इंटू 6 कर लेते है ना, 6 4 24, 4 यहां 2 ऊपर, 6 1 जा 6 7 8 84 इंटू यहां पे हो जाएगा रूट ऑफ 16, तो आपका एरिया मिलेगा, आपको कितना मिलेगा भैया 84 इंटू 4। अब ये भी मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास आंसर आएगा 4 4 जा 16, 1 कैरी, 8 चौक 32, 1 33, तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया यहां पे हमें मिल रहा है। कितना 336। क्या आपका भी यही हुआ? बिल्कुल सर, आंसर यही आया है। तो चलिए इतना पार्ट हमारा हो गया, पार्ट 1 हो गया, तो हम इसको कर देते हैं थोड़ा सा इरेज, ठीक है। ये हो गया हमारा पार्ट खत्म। एरिया हमें कितना मिला? एरिया हमें मिला 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब यहां देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द शॉर्टेस्ट साइड। सवाल कह रहा है आपको अल्टीट्यूड निकालनी है। अब देखो एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। अल्टीट्यूड होता है किसी एक साइड से परपेंडिकुलर बनाना, जो सामने वाली नोक है, जो चोंच है वहां तक, ठीक है। बहुत ही सिंपल सरल भाषा में बता रहा हूं मैं, मतलब ये टेक्स्ट बुक डेफिनेशन नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग वाली डेफिनेशन है कि जब आप किसी एक, जो हमारी होती है ना वर्टेक्स होती है, एज जो होता है, वहां से जब आप बनाते हैं एक परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड, उसे आप कहते हैं अल्टीट्यूड। तो यदि ऐसे देखा जाए तो एक ट्राइंगल में 3 अल्टीट्यूड होंगे क्योंकि 3 साइड्स होती हैं, 3 कोने होते हैं, है ना। तो भैया वहां से आपको 3 अल्टीट्यूड में से कौन सी वाली बनानी है? जो सबसे शॉर्टेस्ट साइड है उसके करस्पॉन्डिंग। तो मतलब ये जो 20 सेंटीमीटर है उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका अल्टीट्यूड होगा उसका आपको यहां पे लेंथ बताना है, ठीक है। अब इसमें हमने जो पहला वाला पार्ट किया वो कैसे हेल्प करेगा? तो देखो यहां पे हम सबसे पहले लिख रहे हैं कि भैया लेट द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड, लेट द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड बी, लेट द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड बी कितना? अल्टीट्यूड बी h सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ मुझे, अगर आपके पास अल्टीट्यूड है, ठीक है, और अगर आपके पास शॉर्टेस्ट साइड है, तो क्या यहां पे ट्रायंगल का एरिया निकालने का जो हमारा प्राचीन फॉर्मूला है, मतलब जो हमने बचपन से पढ़ा है, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या उसका एप्लीकेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। तो यहां पे देखिए,
तो हम लिखेंगे यहां पे वी नो दैट, हमें पता है कि, वी नो दैट एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब यहां पे एरिया की जगह आ जाएगा 336, इसमें कोई आपत्ति बिल्कुल नहीं सर, हाफ की जगह हाफ आएगा। बेस हम उसी को लेंगे जिसकी करस्पॉन्डिंग हमको अल्टीट्यूड बताना है, यानी 20 को, और h हो जाएगा एज इट इज। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पे चीजें होंगी कैंसिल, ये 2 और 20 कैंसिल, यहां पे आ जाएगा 10। ठीक है, तो इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 336 वुड बी इक्वल टू 10h। बेसिक, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन, 336 को हम डिवाइड करवा देंगे 10 से तो हमें h की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से देयरफॉर h इज इक्वल टू 33.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अल्टीट्यूड किस साइड के करस्पॉन्डिंग है? शॉर्टेस्ट साइड के। कितनी है? 33.6 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर हो गया पूरा मामला? हाँ जी सर। अब यहां पे एक और चीज समझनी है आपको भैया, अगर वो बोलता करस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड तो हमारा यही बेस जो है वो 42 हो जाता, क्योंकि वो होती लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन आप यहां पे बेस को रखते हैं। क्लियर है ये मामला? हाँ जी सर। कहीं कोई आपत्ति अब तक? बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो गया। चलिए, पहला सवाल अच्छा सवाल था, यहां पे हमने निपटा दिया। सेकेंड क्वेश्चन अब देखो क्या बोल रहा है। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल प्लॉट आर इन रेशियो ऑफ 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300, फाइंड इट्स एरिया। टेक भैया √3 इक्वल टू 1.732, यदि कहीं आवश्यकता पड़ती है तो। चलो, अब यहां पे आपको दिया गया है पेरीमीटर कितना है भैया? पेरीमीटर है 300। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर आपको साइड्स का रेशियो दिया है तो आपको उसको यूज करना यहां पे पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज पूरा सवाल ही चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? तो आपकी यहां पे साइड्स जो हो जाएंगी उनका क्या वैल्यू होगा? तो मान लो अगर पहली साइड को लिया मैंने 3, तो मैं सिर्फ 3 नहीं ले सकता, उसको मैं 3x लिखूंगा। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 3x, b वुड बी इक्वल टू 5x एंड c वुड बी इक्वल टू 7x। ब्रैकेट में आप यहां पे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैंने शॉर्ट में लिख दिया ATQ क्योंकि जगह कम है, पर इसका मतलब होता है बेसिकली सवाल के हिसाब से। ठीक है, तो सवाल के हिसाब से हमने यहां पे बताया कि भैया तीनों साइड जो है यहां पे उनकी वैल्यू 3x, 5x, 7x। ठीक है, अब यहां पे देखो, नाउ a प्लस बी प्लस सी वुड बी इक्वल टू पेरीमीटर। ये तो सबको पता है कि पेरीमीटर का मतलब होता है किसी भी ज्योमेट्रिक शेप के आउटर बाउंड्री को कुल मिला के कितनी लंबाई हुई वो पता लगाना। तो मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पेरीमीटर। तो यहां पे जब आप ऐड करोगे तो 3x प्लस 5x प्लस 7x वुड बी इक्वल टू 300। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम यहाँ पे x जो कि हमारा वेरिएबल है, जो कि रेशियो में हमारी हेल्प करेगा, उसका पता लगाना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15x। बहुत सिंपल कैलकुलेशन, 15x ठीक है इज इक्वल टू 300। x की वैल्यू 300 डिवाइड बाय 15, बेसिक कैलकुलेशन है, 15 दूनी 30, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू एज 20। कितनी आई x की वैल्यू भैया? सर x की वैल्यू आ गई 20। चलिए, बहुत बढ़िया। अब अगर x की वैल्यू 20 है तो हमारी साइड्स क्या हो जाएंगी? देयरफॉर a इज इक्वल टू 3 2 6, 60 सेंटीमीटर, b हो जाएगा 5 2 10 यानी 100 सेंटीमीटर, एंड c हो जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, तो 140 सेंटीमीटर। चलिए, ये हमारी तीनों साइड्स आ गई। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? अगर तीनों साइड्स गिवन हो तो s चाहिए। s होता है पेरीमीटर बाय 2। तो देखो, किसी भी चीज का एक फॉर्मूला रट के नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि s का मतलब a प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है ना, s का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का आधा। तो अगर मुझे सीधे सीधे पेरीमीटर दिया गया है 300, तो फिर मैं a प्लस बी प्लस सी बाय 2 क्यों करूंगा? ठीक है, और ये आपका डिफरेंस हो जाता है एक 9वीं क्लास के बच्चे में और एक 11वीं क्लास के बच्चे में। बहुत ही क्लियर डिफरेंस। ठीक है, 9वीं क्लास का बच्चा क्या कर सकता है? वो a प्लस बी प्लस सी बाय 2 करके लिखेगा
फिर तीनों वैल्यूज को ऐड करेगा, फिर डिवाइड बाय 2 करेगा, ठीक है। वहीं 11वीं का विद्यार्थी जैसे आप और हमें, तो अब हमें इतना स्मार्ट हो जाना चाहिए कि हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को याद रखें कि भैया पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 होता है। अब वो चाहे पेरीमीटर तीनों को ऐड करके निकालो या सवाल में अगर दिया हो तो डायरेक्टली उसको रिप्लेस कर दो वैल्यू में, ठीक है। क्लियर है ये मामला? बिल्कुल सर। चलिए अब यहां पे हमें काम करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया वुड बी, फॉर्मूला कहता है कि भैया एस माइनस ए और एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। कहीं कोई आपत्ति मेरे लाल? बिल्कुल नहीं सर, बहुत बढ़िया। चलिए मतलब बहुत बढ़िया तरीके से अपन चल रहे हैं, खुद को शाबाशी काहे दे रहे हैं सर? चलिए मतलब मैं कह रहा था कि सही तरीके से अपन आगे बढ़ रहे हैं, है कि नहीं। अब यहां देखो a की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 150, यू नो 150, देन 150 माइनस 60। सो आई एम सेविंग अ बिट ऑफ टाइम, थोड़ा सा समय हम यहाँ बचाने का प्रयास कर रहे हैं कि लिखने के बजाय सीधे ही माइनस करके लिख देते हैं। क्या कहते हो, है कि नहीं? तो 150 में से 60 जाएगा, 90 बचेगा, ठीक है। 150 में से 100 जाएगा, 50 बचेगा, और 150 में से 140 जाएगा, 10 बचेगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। तो मैंने सीधे माइनस करके कितना आएगा वो वैल्यू यहां पे लिख दी है, क्योंकि हम अब बड़े हो गए हैं, थोड़ा सा ऐसे एक आध स्टेप तो हम जंप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहां देखिए, a मिल गया, ये तीनों वैल्यू मिल गई मल्टीप्लाई होने वाली। थोड़ा सा यहाँ पे पेयरिंग करना पड़ेगा। तो देखो a की वैल्यू मिलेगी अपन को यहां से, मैंने 150 को ब्रेक किया, 50 इंटू 3, ठीक है, इंटू 150 पहले से है तो लग गया, तो उसको भी इनके पास में लिख देते हैं, पेयर बन जाएगा। और 90 में मैंने 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 2 जीरो वाले जो होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पे देखिए, एक तो अपना 50 बाहर आ गया, ठीक है। दूसरा 900 को जब आप देखोगे तो वो हो जाएगा, देखो 9 का स्क्वायर रूट 3 और 2 जीरो का स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर रूट, तो 1 जीरो, तो ये हो जाएगा 30, अंदर बच गया रूट 3। तो a की वैल्यू यहां से आपको मिलेगी 5 3 जा 15 और 2 जीरो, रूट 3 की वैल्यू सवाल में हमें इसीलिए दी गई थी, उनको पता था कहीं ना कहीं इसकी उपयोगिता आएगी। तो ये 1.732 जो है वो अब 1500 से मल्टीप्लाई होगा। तो अपन एक काम कर सकते हैं, 1.732 को 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद फिर 2 जीरो का ध्यान रख लेंगे, है कि नहीं? क्या बोलते हो? बिल्कुल सर। 5 2 जा 10, एक कैरी, 5 3 15, एक 16, 7 पंजे 35, एक 36 भैया, 6 या 3 ऊपर, 5 1 जा 5, 6 7 8, ये हो गया। यहाँ पे एक बार दोबारा देख लो, 5 2 जा 10, 0 यहाँ 1 ऊपर, 5 3 जा 15, 1 16, 5 7 जा 35, 1 36, 6 यहाँ 3 ऊपर, 5 1 जा 5, 6 7 8, ठीक है। क्लियर है? और यहाँ पे 1 से करना है तो भैया 1732, ये तो आसान मामला है। तो 0 6 और 2 8, 6 और 3 9, 7 और 8 15, एक कैरी, तो ये हो गया 2598 अब डेसिमल यहाँ पे 3 प्लेस पे, तो 1 2 3, तो ये हो गया 2598, ठीक है। लेकिन 15 नहीं है भैया, 1500 है, तो 1500 मतलब 2 जीरो और है आपके पास, और 2 जीरो होने का मतलब है आप 2 प्लेस से डेसिमल और शिफ्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के आंसर आना चाहिए 2598 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे ये हमारा आंसर होगा कितना? 2598 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। सेंटीमीटर है कि मीटर है? अरे मीटर है लल्ला। अब देखो यहीं पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है ना, कि अगर सवाल में दिया है मीटर है तो एक बार चेक कर लो, और फिर सब जगह पे मीटर मीटर मीटर, यहाँ पे कहीं पे लगाएगा अपन ने नहीं लगाया है, यहाँ पे भी आंसर जो आएगा अपना वो आएगा मीटर स्क्वायर में। किस में आएगा भैया? मीटर स्क्वायर। चलिए बहुत बढ़िया, 2598 आपका भी आंसर होगा। स्क्रीन हम क्लियर कर देते हैं। आसान हो गया था ये सवाल, √3 की वैल्यू दी गई थी, अगर नहीं दी जाती तो फिर दिक्कत हो जाती। अब ये देखिए, यदि एक पेरीमीटर दिया हुआ है आपको, किसका? इक्विलैटरल ट्राइंगल का, जिसका पेरीमीटर है 36, ठीक है। तो पेरीमीटर आपको दिया गया है 36, ठीक है। तो यहां पे आप लिखोगे 3a इज इक्वल टू 36। अब ये 3a कहां से आया? ठीक है, तो आपने लिखा था कि यहां पे ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, ये मैंने लिख दिया रीजन में,
ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है। अब ये देखो ट्राइंगल अगर इक्विलैटरल है तो उसकी तीनों साइड्स बराबर होंगी, इसलिए पेरीमीटर हो जाता है 3a। चलिए बहुत बढ़िया। अब a की वैल्यू निकालनी हो तो हमें 36 के नीचे 3 को भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएंगे भैया 12, 3 1 3 3 2 6, ठीक है। तो आपके यहाँ पे जो 12 सेंटीमीटर है वो है इसकी साइड। अब इसका एरिया निकालना हमारे लिए आसान काम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। काहे भैया? काहे कि सर एरिया ऑफ अ इक्विलैटरल ट्राइंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट इज √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो ये देखो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा √3/4 इंटू 12 स्क्वायर, राइट। चलिए 12 का स्क्वायर होता है 144। आप चाहें तो पहले एक 12 को 4 से कैंसिल कर सकते हैं, या फिर सीधे सीधे 144 लिख के फिर इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? तो सर ये हो जाएगा 4 3 12, 2 बचा 24, 4 कितने जा 4 6 24, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया। √3 की वैल्यू पिछले सवाल में दी थी तो हमने रख दी, इसमें नहीं दी है तो अभी तो हम कोई रिस्क नहीं लेंगे रखने का, ठीक है। चलिए अब ये तो हो गया एक तरीके से। सवाल के दूसरे भाग में यदि आप देखेंगे तो आपको बोल रहा है एरिया के साथ साथ हाइट भी निकालो, ठीक है। तो देखो इसी ट्राइंगल का एरिया निकालने का दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे अब हम, ठीक है। नाउ एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस सवाल को जब आप पहले वाले से कंपेयर करोगे तो इसमें ना शॉर्टेस्ट साइड दिया ना लॉन्गेस्ट दिया है। काहे कि भैया इक्विलैटरल ट्राइंगल है, सारी साइड बराबर ही होंगी। तो यहां पे एरिया की जगह आ जाएगा 36√3 इज इक्वल टू हाफ, बेस की जगह आ जाएगा 12 और हाइट आपको पता लगानी है। चलिए अब यहां पे 2 और 12 के बीच में थोड़ा मामला कटेगा तो ये हो जाएगा 6 इंटू एच, 6 जाएगा डिवीजन में तो ये हो जाएगा 36 डिवाइड बाय 36√3 डिवाइड बाय 6 इज द वैल्यू ऑफ एच। 36 और 6 की बहुत पुरानी और बहुत घनिष्ठ मित्रता है, तो 6√3 सेंटीमीटर आएगी हमारी हाइट। कितनी? 6√3। क्या आपका आंसर भी यही आया है? हाँ जी बताइए। अब आप अगर √3 की वैल्यू रखना चाहें तो रख सकते हैं, देश आजाद है भैया, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। यहां भी रख सकते हैं, वहां भी रख सकते हैं, ठीक है। अब अगर सवाल में कंपल्सरीली दी गई होती, जैसे पिछले सवाल में दी ही गई थी कि भैया रखनी है, तब अगर हम रखते तो हमारा आंसर यहाँ पे वो शॉर्टली आना ही पड़ता, मतलब वहां पे √3 रखे बिना काम नहीं चलता। यहाँ पे क्योंकि दी नहीं गई है सवाल में तो आप पे कोई कंपल्सन नहीं है। फिर भी यदि मैं अगर मेरे मन में उमड़ गुमड़ के विचार आ रहे हैं कि मैं भैया एक बार वैल्यू निकाल ही लूं तो मैं करूंगा इसमें इंटू 6, 6 2 12, 1 कैरी, 6 3 18, 1 19, 1 और यहाँ पे 1 कैरी, 6 7 42, 43, 3 यहाँ 4 ऊपर, 6 1 6 7 8 9 10, तो ये हो जाएगा 10.392। अगर राउंड फिगर करेंगे तो 10.4 के आसपास यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या आएगा? दैट इज 10.4 सेंटीमीटर आनी चाहिए हाइट हमारे लिए। गिवन दैट हम 10.39 को रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो 39 मतलब हो जाएगा 40, ठीक है ना। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, बढ़िया एकदम हो गया। इसको भी आप करोगे अगर √3 से मल्टीप्लाई तो भी आंसर आपको मिल जाएगा। मर्जी आपकी है, देश आजाद है भैया। चलिए स्क्रीन को साफ कर देते हैं। इसके बाद अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या कह रहा है आपसे? आपको एरिया निकालना है किसका? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का जिसकी आपको इक्वल साइड्स दी गई हैं। तो भैया ट्राइंगल में होती 3 साइड्स हैं और आइसोसेलेस में जो स्पेशल केस अपना बनता है भैया उसमें यह होता है कि 2 बराबर होती हैं। तो 12-12 की आपके पास 2 साइड हो गई और आपको दिया है पेरीमीटर, ठीक है, मतलब अभी तीसरी साइड मिसिंग है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखोगे आप? पेरीमीटर लिखोगे। कितना पेरीमीटर लिखोगे? 30। अब जब तक हमें तीसरी साइड नहीं मिल जाती तब तक हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो यहां पे दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, ठीक है। आप कृपया एग्जाम में पूरा लिखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अदरवाइज आपके नंबर कट सकते हैं। देखो मैं भैया हूं एकदम बेशरम आदमी, मैं हूं आलसी, तो मेरे को तो कोई टेंशन नहीं है। मैं A to Q लिख दूं, उसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, आप समझ जाओगे। पहली बात तो ये। लेकिन एग्जाम में आपको बोर्ड में क्या करना है? टीचर को सामने सही आंसर बताना है, तो पूरा पूरा ही लिखें। कृपया ऐसे शॉर्टकट का इस्तेमाल केवल
हमारे साथ करें, मतलब जब आप टीचर के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, पर रियल एग्जाम में पूरा ही लिखें। उसकी भी मैं हमेशा कहूंगा कि अगर टीचर भी लिख रहा है शॉर्ट फॉर्म, आप फुल में ही लिखो। काहे कि भैया टीचर को एग्जाम देना नहीं है, टीचर तो पढ़ा लिखा के भग जाएगा बोरियो बिस्तर बन के, पढ़ना लिखना तुमको है। तो अगर फुल में नहीं लिखोगे तो शायद एग्जाम में भी मिस कर जाओगे ट्रिक। ठीक है, चलो अब यहां देखो क्या कहा हमने कहा था सवाल के हिसाब से दो साइड आपको दिए, तो आपने लिखा a इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, क्योंकि दो साइड जो बराबर होती है उनमें से उनकी वैल्यू दी है 12-12। देखो लिखा भी तो है ईच, तो भैया ईच शब्द इस्तेमाल ही तब होता है जब आपको बहुत सारों के बारे में बता रहे हो, है ना। चलिए अब यहां देखिए, तो आप लिखोगे यहां पे c इक्वल्स टू P माइनस ए प्लस बी। पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों का जोड़। ठीक है, इसमें से आप क्या करोगे, दो को जोड़ के पेरीमीटर से घटा दोगे तो तीसरी वाली ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पे C मिलेगा आपको, P मतलब हो जाएगा 30 माइनस 12 प्लस 12, तो C वुड बी, दिस वुड बी हाउ मच, 30 माइनस 24, राइट। तो C इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर? क्या आपको तीनों साइड्स मिल गई? बिल्कुल सर। क्या अब आप एरिया निकाल सकते हैं? हाँ जी सर। तो एरिया निकालने के लिए देखो, या तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगना चाहिए, पर बेस यहां पे है नहीं अपने पास, तो अपन फिर हीरोन्स फॉर्मूला का ही इस्तेमाल करेंगे, जो कि यहां पे सबसे पहले हमसे बोलता है कि भैया एस निकालो। तो एस हमने निकाला 15। काहे कि पेरीमीटर है 30 और सेमी पेरीमीटर है 30/2, दैट इज 15 सेंटीमीटर। चलिए अब ये हो जाएगा अपना इतना मामला क्लियर। तो अपन यहां पे एक लकीर खींच देते हैं कि भैया आगे वाला पार्ट हम इस वाले हिस्से में करेंगे। चलिए एरिया का फॉर्मूला यहां पे हम सबको यूज करना है, विच इज अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। हम में से बहुत लोग ना एक काम करते हैं, मतलब एक प्रैक्टिस होती है जिसमें आप फॉर्मूला नहीं लिखते हो, आपको फॉर्मूला पता होता है। तो मैं इस चीज के थोड़ा सा खिलाफ हूं। काहे सर? काहे कि मुन्ना, अगर आपकी आदत नहीं रहेगी ना एग्जाम में फॉर्मूला लिखने की, मुन्ना मुन्नी भैया दीदी जो भी आप हो, तो फिर आप एग्जाम में भी उसको नहीं लिखेंगे। देखो जिस चीज की प्रैक्टिस करते हो आपकी फिर वो हैबिट में चीज आ ही जाती है। तो इसलिए बेहतर है कि फॉर्मूला लिखने की हैबिट आप प्रैक्टिस के समय भी रखें, ताकि आपका कभी भी एग्जाम में फॉर्मूला मिस ना हो। ठीक है, चलिए तो अब ये देख लीजिए यहाँ पे कितना आएगा। तो सर s का मतलब है यहाँ पे हमारा है 15। अब s माइनस है, मतलब एक साइड को माइनस करो तो 15 माइनस 12 हो गया 3, फिर दूसरी साइड को माइनस किया 15 माइनस 12 3, तीसरी वाली को करने जाएंगे तो 15 माइनस 6 मतलब हो जाएगा 9। अब यहाँ पे देखो किस किस का पेयर बन जाएगा। तो सर एक 3 का पेयर बन गया, 9 तो है ही परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका 3 और बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा रूट ऑफ 15। अब यहां पे रूट 15 की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, तो a आ जाएगा 9 इंटू रूट 15। याद नहीं है तो ये ध्यान रखो कि भैया जो 16 होता है वो होता है 4, उसका स्क्वायर रूट होता है 4। ये 16 के काफी पास है, तो ये 3.9 के आसपास आना चाहिए, उससे ज्यादा तो नहीं जाएगा। क्या बोलते हो, है कि नहीं? मतलब एक मन में विचार आ रहा है। अब जैसे 3.5 होता है कितना सर? 3.5 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 12.25, तो वो 3.5 हो गया 12 के आसपास। 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 के आसपास रफली आएगा। तो आप एरिया लिखोगे 9 इंटू 3.87 के आसपास आएगा एग्जैक्टली, अगर मैं याद करूं तो। ठीक है सर, आपकी इतनी तेज मेमोरी, तुमको लग रहा है इतनी तेज होगी हमारी मेमोरी? ऑब्वियस सी बात है भाई, ये अपन पहले ही चेक मैक कर लेते, इतने तेज तो हैं अपन जीवन में। ठीक है तो सर हम क्या करेंगे, तुम एग्जाम में अगर चेक ना कर पाओ तो 3.9 के आसपास लिख देना, या 3.8785 के आसपास लिख देना, चलेगा। 3.9 लिखोगे तो भी इतना कोई खास उसमें बवाल नहीं मचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एरिया आएगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे अब इसको, तो देखो 7 9 63, 3 यहाँ 6 ऊपर, 8 9 72, 72 प्लस 6 हो जाएगा, 6 और 2 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, फिर आप लगाओगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, तो 9 3 27, 27 प्लस कितना करोगे 7 करोगे, 27 प्लस 7 कितना हो जाएगा 34, तो आंसर आएगा 34.83 प्रोबेबली 34.83 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए आपका एरिया। ठीक है, 83 लिख लो, 82 लिख दो। अगर आप 3.9 करोगे ठीक है, तो आपको आंसर कितना मिलेगा
तो अगर हम इसको 3.9 लिखेंगे तो आपका आंसर आएगा 35.1 के आसपास, तो वो भी क्लोज है। तो उस केस में अप्रॉक्स भी लिख देना। यहां पे भी मैं एग्जैक्टली नहीं लिख रहा हूं, मैं यहां पे भी लिख रहा हूं भैया अप्रॉक्स, ठीक है ना। चलिए क्लियर है ये मामला, बिल्कुल सर। एक बार देख लो मल्टीप्लीकेशन सही है कि नहीं है। 7 9 जा 63, 3 यहाँ 6 ऊपर, 7 8 जा 50, नहीं 9 8 जा कितना होगा, 8 9 जा 72 प्लस 6 हो गया 78, 8 यहाँ 6 ऊपर, 9 3 जा 27 प्लस कितना हो जाएगा प्लस 7, तो हो जाएगा 34.83। बिल्कुल ठीक है सर, यही हमारा आंसर है। क्लियर हो जाएगी यहाँ पे स्क्रीन। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे। इफ द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इज इक्वल साइड इज 13, फाइंड इट्स बेस। चलिए आपको ये बोला कि इक्वल साइड्स हैं आपकी 13, ठीक है, और एरिया है 60, तो बताइए बेस कितना होगा। ठीक है, अब यहां पे इसको अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका एरिया इज इक्वल टू कितना है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद आपकी जो साइड्स हैं, तो साइड्स आपकी दी गई हैं यहाँ पे 13 13, तो साइड्स आपकी हैं एक हो जाएगी 13, दूसरी भी 13 और तीसरी हो जाएगी यहाँ पे हम लिखेंगे c इक्वल्स टू x। चलिए अब अगर एरिया निकालना सबसे पहले क्या चाहिए होता है सर, सेमी पेरीमीटर चाहिए होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे s इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी बाय 2। अब क्योंकि इसमें एक वैल्यू मिसिंग है तो हम कुछ खास नहीं कर सकते, हम लिखेंगे s इज इक्वल्स टू 13 प्लस x होल डिवाइड बाय 2। चलिए s इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 13 2 26 प्लस x होल डिवाइड बाय 2, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 26 बाय 2 अलग, यानी 13 प्लस x बाय 2 आएगा कुल मिला के आपका मामला। ये मैंने 2 को विभाजित कर दिया, एक बार 26 के पास गया, एक बार वो x के पास गया, ठीक है ना। तो चलिए अब यहां देखिए, ये अपन ने खींच दी लाइन। अरे भैया सीधी खींचा करो सर, क्या कर रहे हो, सॉरी शक्तिमान। चलिए ये अपन ने सीधी लाइन खींच दी, चलिए लगभग थे ऑलमोस्ट। अब आप एरिया निकालने का फॉर्मूला है आपके पास, एरिया इज इक्वल्स टू एस, ठीक है ना, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। चलिए अब यहां पे एरिया की जगह आ जाएगा 60 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे थोड़ा अपन एक काम करते हैं, गैप छोड़ देते हैं ताकि थोड़ा सलीके से अपन लिख पाए। तो 60 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, सबसे पहले यहाँ पे आएगा 13 प्लस एक्स बाय 2, ये एक बार s, ठीक है। अब आपने करना है s माइनस ए, तो आपका s था 13 प्लस एक्स माइनस 2 एक्स बाय 2, और a हो जाएगा स्वयं 13, देखो हमने लिखा है भैया 13 है a, ठीक है। फिर से ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आएगा 13 प्लस एक्स बाय 2 माइनस 13, यहाँ पे एक और बार आ जाएगा। अब तीसरी बार फिर आएगा भैया, तो वो हो जाएगा 13 प्लस एक्स बाय 2, अब की बार तीसरी साइड होगी माइनस, जो कि है x। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल होती हुई दिख रही मुझे, जैसे ये 13 और ये 13 कैंसिल, इधर पे ये 13 और ये 13 कैंसिल, इधर पे प्लस x और माइनस x के बीच में मामला होता हुआ दिखेगा। ये जो ये स्क्वायर है, इसको अगर आप उल्टी तरफ भेज दोगे स्क्वायर रूट को, ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट को जब हमने यहां भेजा तो वो हो जाएगा स्क्वायर, है ना, क्योंकि रूट था, साइड चेंज करेगा तो पूरा मामला अपोजिट हो जाएगा। अब अंदर जो आपके पास बच रहा है वो एक बच रहा है 13 प्लस एक्स बाय 2, ठीक है। उसके बाद इधर बच रहा है केवल x बाय 2, क्योंकि 13 से 13 कैंसिल, यहां भी बच रहा है x बाय 2। चलिए, और यहां बच रहा है लास्ट में 13 माइनस एक्स बाय 2। अब सर ये कैसा हुआ, थोड़ा मामला समझाइए। यहाँ पे देखिए, बहुत सिंपल सी आपको अंडरस्टैंडिंग यहाँ ये डेवलप करनी है कि आधा x पॉजिटिव है, x बाय 2 इज पॉजिटिव और x नेगेटिव है, तो ये पूरा नेगेटिव या आधा पॉजिटिव, तो बचेगा क्या सर, पूरे में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, और जो बड़ा होगा उसका साइन आएगा। तो भाई नेगेटिव वाला पूरा था, वो ज्यादा था, तो उसका साइन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3600 इंटू, यहाँ x इंटू एक्स करोगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 2 जा 4, ठीक है। अंदर आपके पास अब बच रहा है 13 प्लस
x/2 एंड यहां बच रहा है 13 माइनस x/2। इनके बीच में भी आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, है ना। तो ये बेसिकली a प्लस बी और a माइनस बी का जो रूप ले रहे हैं, ठीक है, वो हो जाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप करोगे 3600 इक्वल्स टू, ठीक है। अब आप चाहें तो देखिएगा बाद में अगर हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़ेगी तो शायद हम रूट के बाहर वैसी वैल्यूज ही लेके आएंगे, ठीक है। इधर आएगा 13 का स्क्वायर माइनस x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एकदम क्लासिक सॉलिड केस बन रहा है यहां पे। चलिए, तो ये आपने लगाया ब्रैकेट ताकि अपन इजीली इसको सॉल्व कर पाए, ठीक है। ब्रैकेट अगर सही से नहीं लगाए तो अब लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया, अपन को डर थोड़ी लगता है कोई, है ना। चलिए, तो ये हो गया, इतना क्लियर है मामला? बिल्कुल सर। अब यहां देखिए आपके पास बच रहा है 3600 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 4, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है सर? ब्रैकेट के अंदर बचेगा 169 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, ठीक है ना। चलिए, अब इसको हमें काम करते हैं भैया। देखो जगह तो अपने पास ज्यादा कुछ बची है नहीं, तो अपन को इसको इक्वेशन को सॉल्व करके अपना आंसर बताना है। क्लियरली मामला यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। अब आप एक काम कर सकते हैं कि जगह अपन कैसे बनाएं। तो सर जगह एक तो यहाँ पे मिल जाएगी अपन को, तो वाइट्स वाला अपन ले लेते हैं यहाँ पे ताकि अलग से बॉक्स बन जाए। चलिए, ऐसी कुछ जगह यहाँ पे बनती हुई दिख रही है, ठीक है ना भैया। अब इतनी जगह में जितना हो पाएगा उतना करेंगे। चलिए, अच्छा एक काम करो, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज दिख रही है, ठीक है, अपन एक काम करें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें। तो देखो, या तो ये 4 को पहले यहां भेज दो, तो ये हो जाएगा 3600 इंटू 4। चलिए, और ये जो एक्स स्क्वायर है ये अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा 169 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4। ऐसा कुछ मामला बन रहा है। बहुत ही भयंकर सी इक्वेशन बन रही है, पर अब भैया इसमें अपन ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। अपन को इक्वेशन इन दी एंड सॉल्व तो करनी है ना, वरना तो ऑप्शन अपने पास ज्यादा कुछ खास है नहीं, क्योंकि अपन ने जितना सिंप्लीफाई होता जा रहा है अपन उतना करते जा रहे हैं। उसके आगे का मामला अपने हाथ में नहीं है यहाँ पे क्लियरली। चलिए, अब यहाँ देखिए, एक काम करते हैं ना हम, x इस ये 4 को भी अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो सर ये हो जाएगा 3600 इंटू 4 4 जा 16 माइनस 169 इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4। ये तो डिवीजन में 4 था, ये सबके पास चला गया, ठीक है। तो 4 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 4 इनसे मल्टीप्लाई हुआ। अब फाइनली इक्वेशन कैसी बन रही है? तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो फाइनली अपनी जो इक्वेशन बन रही है वो कुछ इस प्रकार बन रही है कि इनको अगर अपन मल्टीप्लाई कर दें, 36 इंटू 16 कर दो तो कितना हो जाएगा सर? 36 इंटू 16 करना है, 6 6 जा 36, 6 यहाँ 3 ऊपर, 6 3 18, 3 21, ठीक है, और 1 36 और 6 6 और 1 7, 3 2 5, ये हो गया 57600 57600 इक्वल्स टू, इधर पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 9 चौके 36, 6 यहाँ 3 ऊपर, फिर 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 कितना हो जाएगा सर? 24 प्लस 3 हो जाएगा 27, तो 7 यहाँ 2 ऊपर, 4 1 4 5 6 676 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4। तो फाइनली जो इक्वेशन मेरे पास आ रही है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर मैं सबको एक तरफ ले जाऊँ तो एक्स पावर 4 पॉजिटिव माइनस 676 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 57600 ये पूरा होगा अपने पास, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये मामला क्लियर है? जी सर। ये क्या किया आपने? इन दोनों को मैंने यहां भेज दिया। अभी भी हमारी इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही है, ठीक है, और एक्स पावर 4 वाली इक्वेशन तो मैंने कभी जीवन में भी सॉल्व करते हुए नहीं देखा है। तो मैं यहां पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप लेने जा रहा हूं कि लेट एक्स स्क्वायर बी ए। अब इससे क्या होगा? इससे होगा ये सर, जहां पे एक्स स्क्वायर है वहां पे ए आ जाएगा। तो जब आप एक्स पावर 4 को देखते हो बेसिकली वो है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तभी तो पावर 4 हो रहा है। तो उसकी जगह लिख दिया मैंने ए स्क्वायर माइनस 676 ए प्लस 57600 इज इक्वल टू 0। ऐसी कुछ इक्वेशन अपने पास बन रही है, ठीक है।
कहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर, एक बार दोबारा देख लो यहाँ पे भैया, कहीं कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? नो सर, एब्सोल्युटली फाइन, यस सर। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है अगर आप अपने माइंड को एकदम शार्प ओपन करके रखो तो। चलो इसकी जरूरत तो नहीं, इसको हटा दूं मैं। अब हमारी जो इक्वेशन है उसको अब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे वहां पे फैक्टर्स हमें मिलने चाहिए और आंसर भी इजीली मिलना चाहिए। चलिए इसको अगर आप सॉल्व करने जाएंगे, देखो 676 को ब्रेक करना बहुत आसान है, स्पेशली जो नंबर्स हमें गिवन है वो। तो हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, -576a -100a। ये मैंने कैसे पता लगाया? तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो नंबर्स लगभग सेम है, बस 100 का फर्क है, ठीक है। और यही 100 अगर मैं 576 में मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 57600 मिल जाएगा। तो व्हाट लुक्स लाइक अ वेरी टफ एंड डिफिकल्ट इक्वेशन इज एक्चुअली नॉट। अब यहां पे आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा भैया कि हम यहां पे इजीली ग्रैब कर पाए कि क्या नंबर्स आने चाहिए, ठीक है। प्लस 57600, आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। मल्टीप्लाई करने पे माइनस माइनस प्लस 57600 आएगा, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 676 आएगा पूरा पूरा। मैंने कैसे चेक किया? मैंने ऐसे चेक किया कि भैया मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे ये आना चाहिए, तो लगभग सेम ही चल रहे थे, खाली 100 का फर्क था। तो वही हमारा यहाँ पे मेन हो गया। अब आपने पहले दोनों में से a कॉमन लिया, अंदर आएगा कितना सर? अंदर आएगा a माइनस 576, ठीक है। दूसरे दोनों में से आपने -100 कॉमन लिया तो अंदर आएगा a माइनस 576 और ये हो जाएंगे इक्वल टू 0, जो मैंने वहां लिखा नहीं है लास्ट स्टेप में क्योंकि जगह की कमी थी। तो आपके दो फैक्टर्स आए, एक तो a माइनस 576, दूसरा a माइनस 100, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है वो ये कि दोनों में से कोई भी 0 के बराबर हो सकता है। तो एक बार अपन ने इसको ट्रीट किया 0 के बराबर, तो a आया 576, ठीक है। फिर एक बार अपन ने किसी दूसरे वाले को किया अपन ने ट्रीट किससे? 0 से, तो वो हो जाएगा a माइनस 100 इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब आप यहां पे लिखोगे नाउ, क्योंकि भैया देखो अब यहां पे मामला खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये जो a है ये बेसिकली क्या है? ये एक्स स्क्वायर ही तो है। तो यहां से हम x निकालेंगे कितना? 24, और इधर पे आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा 100, तो x आ जाएगा 10। ये कहां से आया? तो देखो बहुत सिंपल सा फंडा है कि ये हमने a जो था वो तो x को ही नाम दिया था। देखो हमने कहीं पे लिखा तो लेट एक्स स्क्वायर बी a। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि पावर 4 के साथ इक्वेशन को सॉल्व करना हमें नहीं सिखाया गया, ये हमारे उसके ही बाहर है। लेकिन जब हम देखते हैं कि पावर एक पर्टिकुलर वे में पैटर्न में चल रही कि पावर 4, पावर 2, पावर 0, तो 4 2 ऐसे हो गए, 0 हो गए, तो उस केस में आप उसको कोई दूसरा नंबर भी ले सकते हैं, जो कि हमने यहां पे किया। और इस तरीके सॉल्व करके हमारा आंसर आया कि या तो 24 है उसकी हाइट या फिर 10 है, ठीक है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? तो भैया ऐसा इसलिए हो सकता है कि एरिया उतना ही रहेगा, क्योंकि अगर बेस आपका 24 हो गया तो ट्राइंगल ऐसा हो जाएगा, फैल जाएगा, यूं कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये बेस 24 वाला ट्राइंगल हो गया मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसका एरिया कम हो गया। या फिर उन्होंने कहा कि नहीं बेस कम रखो, हाइट ज्यादा कर दो, तो दैट डिपेंड्स फ्रॉम ट्राइंगल टू ट्राइंगल, ठीक है। तो दोनों की ये वाली साइड तो 13 है, लेकिन इसका बेस है 10 तो इसकी लंबाई ज्यादा होगी, इसका बेस है 24 तो लंबाई कम हो जाएगी, तो एरिया बराबर ही आएगा, ठीक है। तो ट्राइंगल की साइड या तो 10 होगी या फिर 24 होगी, इस बात में कोई डाउट नहीं है। सवाल कक्षा 11वीं के हिसाब से एकदम परफेक्ट है, क्योंकि इसमें आपको न सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल रिवाइज हो गया बल्कि इक्वेशन सॉल्विंग भी रिवाइज होगी, और वो भी हाई लेवल वाली, नॉर्मल नहीं थी ये। नॉर्मली हम किसी दूसरे नंबर को कुछ a b c लेके नहीं सॉल्व करते, अपन इसको वैसे ही करते हैं कि भैया देखो ऐसा है कि यूजुअली जो केस आते हैं उसमें डायरेक्टली सॉल्व हो जाती है, पर यहाँ पे हमने दी गई इक्वेशन को एक नया वेरिएबल दिया, फिर उसके बाद सॉल्व करके अपना आंसर बताया, ठीक है। और फाइनल आंसर वापस रिप्लेस करने के बाद ही मिला है भैया, उसके पहले नहीं मिल रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि एक राइट एंगल ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर है 60 और हाइपोटेन्यूज है 25, तो आप उसका एरिया पता लगाओ। चलिए अब यहां समझो, आपसे कहा जा रहा है कि भैया पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर है 60 और हाइपोटेन्यूज जो है, जिसको मैं यहां पे h लिख रहा हूं, ठीक है, वो है आपकी 25, ठीक है। h मत लिखो, एक काम करो, हाइपोटेन्यूज
को सी लिख दो, क्योंकि एच से हम रिलेवेंस करते हैं अक्सर किसके साथ, हाइट के साथ, है ना, तो गड़बड़ ना हो जाए। चलिए 25 सेंटीमीटर। अब नाउ क्या लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं कि भैया a प्लस बी प्लस सी करने पे आता है 25। क्यों भैया, नहीं सॉरी, a प्लस बी प्लस सी करने पे क्या आता है, पेरीमीटर आता है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस 25 इज इक्वल टू 60। जो वैल्यू मुझे पता थी मैंने रख दी। तो a प्लस बी हो जाएगा, यहां से आप देखोगे तो 25 और 60 का सब्ट्रैक्शन, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू कितना सर, माइनस करेंगे तो सर 10 में से 5 गया तो 60 में से 25 जाना, बेसिकली 35 हो जाएगा। चलिए अब मैं यहां पे कर रहा हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि अब तक मुझे a और b मिला थोड़ी है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या मिलेगा सर, इधर मिलेगा आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 35 स्क्वायर। देखो डिग्री कहां से आ गया, स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर जब आप करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करने पे आपको मिलना चाहिए, यहां पे अगर आप देखोगे तो 1225 के बराबर, क्योंकि 35 का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25, आगे वाले नंबर में +1 करके मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 + 1 इज 4, 4 इंटू 3 हो जाएगा 12। अब यहां पे आप देखो, अपन एक लाइन खींच देते हैं भैया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो इसको हम पहले से जानते हैं कैसे, ठीक है। तो यहां देखो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं लिख रहा हूं कि वी नो दैट इन अ राइट ट्राइंगल, वी नो दैट के बाद में नीचे लिख देता हूं क्या कि भैया हमारी जगह बहुत ज्यादा दूर ना जाए, तो वी नो दैट इन अ राइट ट्राइंगल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के बराबर आता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहां पे आप जो अपना चल रहा था मामला, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें आप लिखोगे तो देयरफॉर सी स्क्वायर प्लस 2ab हैज टू बी इक्वल टू 1225। ये क्लियर हुआ? ये आपने क्या किया, आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया सी स्क्वायर से। क्लियर है? अब सी की वैल्यू है 25, तो उसका स्क्वायर हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इक्वल्स टू प्लस 2ab इक्वल्स टू 1225। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है सर, 3 2 5, ये हो जाएगा 625 प्लस 2ab इज इक्वल टू 1225। तो यहां से आपको मिलेगा 2ab इक्वल टू 1225 माइनस 625। चलिए फटाफट माइनस कर दीजिए। तो सर पीछे का 25 25 पूरा चला गया, 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, तो यह आएगा 600। ab की वैल्यू आएगी 300। ठीक है, अब ये जो ab है बेसिकली a इंटू बी जो है अपना, वो 300 के बराबर आ रहा है। तो इससे हमें क्या सफलता मिलेगी सर, इससे हमें एरिया निकालने में आसानी होगी। तो आप लिखोगे यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हेयर अब यहां पे देखना क्या होगा, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए इंटू बी। क्यों भैया? क्योंकि सर राइट ट्राइंगल में जो दो साइड्स होती हैं वही बेस और हाइट आपका फॉर्म करती है, उसमें तीसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो उसी बेस और हाइट को हमने ए इंटू बी लिख दिया, जिसकी वैल्यू मुझे पहले से पता है। तो यहां पे आप लिखोगे एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 300। देखो मुझे इन दी एंड एरिया निकालना था, मुझे ये नहीं पूछा गया कि दोनों साइड की लंबाई कितनी है, तो मैं क्यों निकालूं, मुझे एरिया पूछा है, मैं एरिया निकाल के दे दूंगा। तो मेरे पास जो मल्टीप्लीकेशन आया a इंटू बी का, उसको मैंने यूज कर लिया अपना एरिया निकालने के लिए, बिना साइड्स की एक्चुअल वैल्यू पता लगाए। क्लियर है ये मामला? जी सर। तो हमारे पास a इंटू बी आया था कितना, 300 के बराबर, हमने उसको यूज किया टू फाइंड द एरिया, क्योंकि यही a और b जो हमारी बाकी दोनों साइड्स है ट्राइंगल की, वो ही ट्राइंगल का बेस और हाइट फॉर्म करेंगे, क्योंकि राइट ट्राइंगल तो स्पेशल केस होता है यहाँ पे। ठीक है, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए अच्छे से। चलिए स्क्रीन क्लियर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 6 हमने समाप्त किया। क्वेश्चन नंबर 7 अब देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल
right angle triangle containing the right angle are 5x and 3x minus 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये देखो ट्राइंगल में होती कितनी है सर, 3 साइड्स। ये जनाब ने तो 2 ही दी है, लेकिन ध्यान से पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि ये 2 कौन सी साइड है। तो द साइड्स, ठीक है, ऑफ अ राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल इसको फिलहाल के लिए भूल जाओ, यहां पे आ जाओ, साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल। इसका क्या मतलब हुआ, सेंटेंस का मतलब हुआ कि भैया उस ट्राइंगल का जो राइट एंगल है उसको कंटेन करने वाली, यानी उसको बनाने वाली जो 2 साइड्स हैं उनकी लंबाई है 5x और 3x माइनस 1। ठीक है, तो यहां पे आप लिखोगे ATQ, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A is equals to 5x and B is equals to 3x minus 1। ठीक है, अब ये लिखा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 60। ठीक है, तो अब यहां पे है ये A एंड B आर, अब ये A और B क्या है, A एंड B आर नॉट हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ऐसा हमने क्यों बोला, और ये नॉट शब्द में मैं खास फोकस क्यों डालने को बोल रहा हूं, क्योंकि भैया यहीं से हमारा पूरा मामला बनेगा कि ये जो A और B है ये हाइपोटेन्यूज वाली साइड नहीं है। तो अब आप लिखोगे यहां पे नाउ एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब अगर ये दोनों साइड हाइपोटेन्यूज नहीं है तो बेस और हाइट ही होंगे, क्योंकि भैया उसमें मामला वही बनता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में बेस और हाइट ही होते हैं जो पूरा मामला अपन का सुलझाते हैं। तो यहां पे आप लिखोगे एरिया दैट इज 60 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस की जगह कितना आएगा सर, बेस की जगह आएगा 5x और हाइट की जगह आ जाएगा 3x माइनस 1। नहीं सर, मुझे बेस की जगह 3x माइनस 1 लिखना, हाइट की जगह 5x लिखना है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसको कहां लिखना है, आप कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं, बस इन दोनों को ही यहाँ पे मेंशन करना है। हाँ, इतना रूल जरूर है। ये 2 जाएगा 60 के पास, बोलेगा मैं अकेले बोल रहा हूं भैया मुझे भी खिला लो, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 120। यहाँ 5x और 3x का मल्टीप्लीकेशन तो 15x स्क्वायर, 5x का 5 से मल्टीप्लीकेशन 1 से मल्टीप्लीकेशन तो 5x हो जाएगा केवल। ठीक है, आप चाहें तो ये 5 से इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करूं तो ये कितना हो जाएगा, तो सर ऐसे देखें तो ये हो जाएगा 5 2 10 और 5 4 20, 24 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x। फाइनली इक्वेशन क्या बनेगी, अब जरा उस पर ध्यान देते हैं। तो सर फाइनली हमारी इक्वेशन बनेगी कि 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं 24 को वहां भेज दूंगा तो वो माइनस हो जाएगा, फिर एक बार जब एक तरफ 0 आ गया दूसरी तरफ पूरी इक्वेशन आ गई तो आप अल्टी पल्टी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो 2 नंबर्स को गुणा करने पे कितना आना चाहिए सर, गुणा करने पे आना चाहिए 24 इंटू 3, यानी 3 4 12 1 5 2 6 72 आना चाहिए। कब आएगा वो, जब आप 8 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 9x प्लस 8x माइनस 24 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x अगर आप कॉमन लोगे यहां से तो अंदर आएगा x माइनस 3, यहां से आप प्लस 8 कॉमन लोगे तो अंदर आएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 2 फैक्टर आए x माइनस 3 एंड 3x प्लस 8 इक्वल टू 0। चलिए, तो x की वैल्यू आएगी या तो 3 या फिर माइनस 8/3। अब x क्योंकि लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है साइड की, तो भैया वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो आपका a और b क्या हो जाएगा, देयरफॉर आप लिखोगे यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 5 दैट इज 15 एंड दूसरी तरफ b हो जाएगा आपका कितना, तो भैया हो जाएगा b, यहां पे आप देखोगे तो 3 3 9 माइनस 1 मतलब 8। ठीक है ना, चलिए अब आपको क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो भैया वो निकलेगा किससे, तो वो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे अंतिम पार्ट आ गया हमारे सवाल का कि यूजिंग पीटी अर्थात पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। 15 स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64 इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर।
5 4 9, 6 और 2 8। 289 किसका स्क्वायर होता है? अगर ये आपको याद नहीं है तो बेटा आपकी स्थिति ठीक नहीं है कुल मिला के। सर कौन सी वाली स्थिति? देखो अब यहाँ पे है कॉन्सेप्चुअल स्थिति, मतलब कॉन्सेप्ट के मामले में। तो 289 होता है 17 का स्क्वायर। तो C जो है आपका C इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 289, यानी देयरफॉर C हो जाएगा 17 के बराबर। इज दिस वेरी मच क्लियर? जी सर बिल्कुल आराम से हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सवाल नंबर 7 अपन ने समाप्त कर दिया, यहाँ पे स्क्रीन की सफाई। सवाल नंबर 8 अपन देख लेते हैं ना, समय तो बहुत पड़ा अपने पास, तुम्हें पता ही है। चलो, इन द एडजॉइनिंग फिगर, मतलब दिए गए चित्र में आपको दिया गया है कि ABC इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, कहाँ पे? A पे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। और यहाँ पे DEFG एक रेक्टेंगल है। इफ AD इक्वल्स टू AE, ये आपको दिया है कितना? 3 3, और DB ये दिया है 4 4। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है। एक रेक्टेंगल है, एक ट्राइंगल है, जिसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दी गई। चलिए बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। चलिए, इस सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना भाग है वो है इसका डायग्राम। जितने अच्छे से आप डायग्राम को स्कैन करके उसको समझ के यहाँ पे चीजों को करोगे, उतना इजीली आपका काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है सबसे पहले AD कितना है सर? AD है 3, ठीक है, और AE है 3, तो ये 3 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि भैया ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है। तो एंगल A को अपन 90 जैसा कि दिख रहा है उसके हिसाब से मान लेंगे, ठीक है ना। फिर DB लिख दिया, देखो D से लेकर B तक की दूरी है 4, तो D से लेकर B तक की दूरी है 4, और E से लेकर C तक की दूरी भी है 4 4, ठीक है। ये आपने यहाँ पे दिखा दिया, बता दिया। अब ये जो हमारे सारे यहाँ पे डायमेंशंस दिए हैं, ये हमारा सवाल सॉल्व करने में हमारी सबसे बड़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे ATQ मत लिखो, सीधे शुरू करो यहाँ पे सबसे पहले कि AB इज इक्वल टू AB इज, या यहाँ पे लिखो सबसे पहले डिसाइड कर लो सर, सॉरी शक्तिमान, इन ट्रायंगल ABC। अब तो ठीक है, इसमें हम चर्चा कर लें थोड़ी सी, क्योंकि देखो मुझे इस ट्रायंगल में BC निकालना पड़ेगा, वो मेरी बहुत बड़ी हेल्प करेगा, ठीक है। वैसे निकालना पड़ेगा, एक बार सोचो सर, राइट एंगल ट्रायंगल है तो एरिया निकालने के लिए तो 4 ये हो जाएंगे दोनों काफी, ठीक है। हाँ, अगर आपको बाकी कोई और साइड निकालनी है तो ओपन कर सकते हैं। देखो सबसे पहले जो निकल रहा है मैं वो निकाल लेता हूं, है ना। तो इन ट्रायंगल ABC, AB जो है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ AB इज AD प्लस DB, ठीक है। इन दोनों को ही ऐड करेंगे अपन, तो देखो AD की वैल्यू है कितनी? 3, DB की वैल्यू कितनी है? 4, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद आप आ जाओगे दूसरे पार्ट पे, जहां पे आपको क्या दिया गया? जहां पे आपको दिया गया AC की वैल्यू C उसी प्रकार निकलेगी कि ये हो जाएगा A से लेकर E और फिर E से लेकर C तक की दूरी, दैट इज 3 + 4 = 7, ठीक है। इतना क्लियर है? बिल्कुल सर। चलिए अब यहां देखिए, यदि मुझे ये पता है तो आप लिखोगे यहाँ पे एरिया और साथ में क्या है? एंगल A = 90 डिग्री, ठीक है। तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का इस्तेमाल करके यहाँ पे हमारे पास उपलब्ध। हाउ मच? तो सर ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस भी है आपका 7 और हाइट भी है 7, क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो आपका एरिया कुल मिला के आ जाएगा यहाँ पे 49/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दिस क्लियर? यस सर। कहीं कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं सर। तो यहाँ पे हमने पार्टीशन कर दिया कि भैया इतना मामला तो अपना निपट गया, ट्राइंगल का एरिया अपने पास आ गया। अब अगर मुझे सवाल को सॉल्व करना है तो भैया रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ट्राइंगल के एरिया में से जब मैं रेक्टेंगल का एरिया माइनस करूंगा तब मेरा यहाँ पे सवाल एंटेंगल हो जाएगा, मतलब बेसिकली सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए अब रेक्टेंगल के डायमेंशन निकालने पड़ेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आ जाओ आप इन ट्राइंगल ADE, ठीक है। आपने कहा एंगल A है यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर AD स्क्वायर, हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि भैया AD का जो स्क्वायर है वो,
और उसमें ऐड करेंगे अपन AE का स्क्वायर, ठीक है, तो हमें मिलेगा DE का स्क्वायर। चलिए ये बात क्लियर हो गई बिल्कुल। हाँ जी सर, आपने कहा AD के स्क्वायर में AE का स्क्वायर करोगे तो DE का स्क्वायर मिल जाएगा। ब्रैकेट में रीजन लिख सकते हो PT अर्थात पाइथागोरस थ्योरम। चलिए AD स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू DE स्क्वायर। ये मुझे रेक्टेंगल की एक साइड दे देगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। 3 स्क्वायर यहाँ पे आप करोगे देखो 9 प्लस 9 इज इक्वल टू DE स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा, ध्यान से देखोगे तो 18 इज DE स्क्वायर दैट इज 9 इंटू 2। तो जब आप स्क्वायर रूट करोगे 18 का तब आपको स्क्वायर की एक साइड मिल जाएगी, दैट इज कितना, दैट इज सर 9√2। चलिए ये क्लियर है बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो जाएगा। यहां तक तो मामला पूरा निपट गया। अब आपको मिली है एक साइड अभी रेक्टेंगल की, कौन सी, DE। कितनी है, तो D है सर, यहाँ पे आप नहीं, अब देखो ये हो जाएगा 9√2, नहीं सॉरी कितना हो जाएगा, ये होगा सर 3√2, क्योंकि 18 इज 9 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 3√2। चलिए क्या इतना हमारे लिए काफी है, नहीं सर, अभी तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए ये वाली साइड की भी जरूरत पड़ेगी। चलिए अब यहां पे आप थोड़ा सा सोचिए कि फिर से हम यहां पे देखेंगे इस वाले ट्राइंगल को। अब देखना यहां पे यदि ये एंगल 90 है, ठीक है, और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो क्या ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं देखो क्या लिख रहा हूं, सिंस, अब यहां पे फिर से आ गया मैं, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, AB इज इक्वल टू AC, ये हमें पता है, ठीक है, क्योंकि भैया क्या है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहां पे हमने लिख दिया आइसोसेलेस, अच्छे से लिखेंगे अपन, आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलिए तो इसके हिसाब से एंगल B वुड बी इक्वल टू एंगल C। रीजन क्या होगा भैया, तो ये है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। चलिए ये भी आपने मेंशन कर दिया। अब इसके बाद आप कहोगे कि देयरफॉर एंगल B इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब ये कैसे आया, तो ब्रैकेट में लिख दो एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आप 11th में आ गए तो आपको हर एक स्टेप एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको समझाऊं तो ये तीनों एंगल मिला के होगा 180, 90 पूरा A ले गया, बाकी दोनों बराबर हैं तो दोनों को आधा आधा बांटना पड़ेगा, तो 45 इसके हिस्से और 45 इसके हिस्से, ठीक है। तो इसलिए एंगल B हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट अब चीज क्या अपडेट हमें मिलेगा या क्या हमें मिलेगा यहाँ पे इंफॉर्मेशन, वो है इन ट्रायंगल DBG, इन ट्रायंगल DBG, देखा ये रहा, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे पास अभी रेक्टेंगल के तीनों डायमेंशन नहीं है भैया। रेक्टेंगल का मेरे पास अभी ये है, अभी ये वाली साइड जब तक नहीं मिलेगी तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यहां समझना, इन ट्रायंगल DBG एंगल G इज इक्वल टू 90 डिग्री। ब्रैकेट में क्या रीजन होगा, ब्रैकेट में रीजन होगा यहां पे आप देखोगे तो एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। और रेक्टेंगल में एंगल क्या होता है, रेक्टेंगल में एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। एंगल B जो है वो है 45 डिग्री, आपने ये पहले ही प्रूफ कर लिया है। देयरफॉर एंगल D वुड आल्सो बी इक्वल टू 45 डिग्री, और इसका रीजन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। हेंस अब यहां से मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, यहां से मुझे रिजल्ट मिलेगा कि भैया ट्रायंगल DBG जो है, जो छोटा सा स्पेशल सा ट्रायंगल हमने यहां पे अपने चर्चा में लिया था, वो कैसा ट्रायंगल है, तो वो है भैया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, इज एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, क्योंकि इससे काफी सारा मामला निपट जाता है। तो यह है एक आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, ठीक है। अब यहां पे आप कहोगे, अब मैं और जगह लेना चाहूं अगर, तो यहां पे अब मैं क्या लिखूंगा इसके बाद, तो ये लिखूंगा भैया कि देयरफॉर, कि वहीं पे लिखें भैया कुछ इरेज करके, क्या कहते हो सर, अगर ये वाला मामला आपको इरेज करना हो तो कर सकते हो, क्योंकि इसका भी इतना काम नहीं है भैया। एरिया ऑफ ABC यहां पे हम लिख लेते हैं ना, तो अपन ने लिखा एरिया ऑफ ABC इज 49/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए
तो एबीसी का एरिया जो निकालने का पूरा प्रोसेस था, मैं उसको थोड़ा एलिमिनेट कर रहा हूं क्योंकि उसका अब इतना रोल नहीं है, ठीक है ना। अब ये समझो, इन ट्राइंगल डीबीजी, अब आपने लिख तो दिया, क्या बोला आपने, आपने कहा कि भैया बीजी इज इक्वल टू डीजी, ठीक है, विच इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ऑल्सो बीजी स्क्वायर प्लस डीजी स्क्वायर, जो 90 डिग्री के साथ जुड़ी हुई साइड हैं उनका स्क्वायर जोड़ने पर 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड के बराबर आता है, तो ये होगा बीडी स्क्वायर, ठीक है। इसको आपने x बोला, एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, क्योंकि सवाल में दिया है भैया बीडी की वैल्यू कितनी है, डीबी की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 16, एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपका 8, x आ जाएगा 2√2 के बराबर, क्योंकि 8 होता है 4 इंटू 2, 4 आ जाएगा रूट के बाहर तो 2 बचेगा, तो आपका x आया 2√2, x आपने किसको बोला था, इसको बोला था, तो ये आपका आ गया 2√2, तो आपके पास अब दोनों साइड्स आ गई है। तो अब आप कहोगे यहां पे देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहां पे आपको मिल जाएगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू कितना, इज इक्वल्स टू डीई इनटू आपने यहां पे कहा डीजी, ठीक है ना, ये उसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो ये हो गया भैया 3√2 इंटू 2√2, तो ये हो जाएगा 3 2 6 6 2 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो 49/2 था, इसको आप एक काम करें डिवाइड बाय 2 कर दे, तो ये कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या इन दोनों के सब्ट्रैक्शन के बाद मिलने वाली वैल्यू हमारा आंसर होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां पे हम लिख रहे हैं भैया रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, या एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा अपन ने स्लैंट में लिखा है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। ये अपन ने शेप ड्रॉ कर दी भैया, काय कि लिखने का आलस से थोड़ा सा आ रहा है अपन को, तो ये आ रहा है 24.5 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई आपत्ति? बिल्कुल नहीं सर, आराम से हो गया। चलिए यहाँ पे हम स्क्रीन की सफाई कर देते हैं, सवाल हमारा समाप्त हो गया एंड आई थिंक यहीं पे हम हमारे आज के सेशन को एंड करेंगे, मतलब हमारा एक पार्ट खत्म करेंगे। तो हमने कर लिया भैया सवाल यहाँ पे इजीली सॉल्व, क्वेश्चन जो था हमारा फर्स्ट से लेकर 8 तक हमने यहाँ पे निपटाया है। ऐसे और सेशंस और लेक्चर्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारी वेबसाइट और ऐप को रेगुलरली विजिट करें। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे मिलता है आपको बहुत सारा फन लर्न कंटेंट एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट बोर्ड्स, एग्जामिनेशंस एक्सेट्रा, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है अपडेटेड रहना, ठीक है। इसके अलावा हमारे सारे वर्टिकल्स आपको सतत हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे, इस बात की जिम्मेदारी हमारी है। बस आप पूरी शिद्दत, लगन, मेहनत और अच्छे अच्छे वर्ड जो भी आपके माइंड में आते हैं वो उनसे इंस्पायर होके अपनी पढ़ाई में जुट जाइए, ताकि आपका फोटो भी इन बहादुर बच्चों के जैसे, इन होशियार बच्चों के जैसे हमारे वेबसाइट और ऐप पे फीचर हो सके। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय, गुड डे, सी यू सून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।